और तीसरा होगा अपब्रिंगिंग। अगर ये तीन चीजें अगर मिलेंगी, क्या अगर वहां लैंगिक संबंध है, मैटिंग रिलेशनशिप है, और अगर वो रिलेशनशिप से प्रोक्रिएशन है, संतान की उत्पत्ति है, और अपब्रिंगिंग है, उन संतान का पालन पोषण। फेयर चाइल्ड ने क्या बोला था? हाँ, फेयर चाइल्ड ने बोला था अ मेल और अ मोर देन मेल, अ मेल, एक या एक से ज्यादा पुरुष, अगर एक वुमेन हो या एक से ज्यादा वुमेन हो, तो फेयर चाइल्ड ने बोला, ये फेयर चाइल्ड ने। इसके बाद बर्जेस, लॉक और थॉमस ने क्या बोला? कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें तीन रिलेशन हो, या तो ब्लड हो, या अडॉप्शन हो, या फिर मैरिज हो, या तो कोई रक्त का संबंध है, या गोद लिया गया है, या फिर विवाह है, और फिर वो एक घर में रहते हो, इसके बाद अपने अपने सोशल रोल्स में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, और एक कॉमन कल्चर क्रिएट करते हो, एक सामान्य संस्कृति बनाते हो। इसके बाद ऑकबर्न, विलियम ऑफ निमकॉप, इनने क्या बोला? चार तरह के ग्रुप्स को फैमिली कह सकते। कौन कौन से चार ग्रुप्स? हस्बैंड एंड वाइफ विथ देयर चिल्ड्रन, हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन, मैन विथ चिल्ड्रन एंड वुमेन विथ चिल्ड्रन। ये ऑकबर्न निमकॉप। इसके बाद मजूमदार और मदान, इन्होंने बोला कि वही एक घर में रहते हो, इसके बाद उनमें कोई ब्लड या एडॉप्शन वाला रिलेशन हो, पर इन्होंने एक वर्ड बोला कि इन लोगों में जो भी साथ में ग्रुप में रहते हो, इनमें एक फैमिली अवेयरनेस हो, या फैमिली कॉन्शियसनेस हो। बस इन्होंने कहा जिनमें एक पारिवारिक जागरूकता हो, मतलब इनके अंदर ये फीलिंग हो कि हम एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो फैमिली है। तो उन्होंने बोला बाकी सब तो ठीक है, पर उस ग्रुप को तभी हम फैमिली मानेंगे जब उनके अंदर एक फैमिली अवेयरनेस हो। देखिए, ग्रुप में तो चार लोग रूममेट भी रहते हैं, एक छत में रहते हैं, है ना, हो सकते एक दूसरे को अडॉप्ट भी कर लें, काश से तू मेरा बेटा, ऐसा कुछ भी कर लें, पर उनके अंदर एक फैमिली अवेयरनेस होना चाहिए। तो मजूमदार मदान ने कहा एक घर में हो, ब्लड रिलेशन हो या एडॉप्शन हो, पर एक साथ में उनमें एक परिवार जैसी भावना हो, फैमिली अवेयरनेस अगर आ चुकी है तो उसको बोला जाएगा फैमिली। ये सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, पर हमने पढ़े थे करेक्टर से। कितने तरह के करेक्टरिस्टिक्स या लक्षण पढ़े थे? दो। एक तो पढ़े थे जनरल, और एक पढ़ेंगे मेन, सामान्य और मुख्य। दो तरह के लक्षण हमें परिवार में पढ़ना है। कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो जनरल होंगे, सामान्य होंगे, और कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो थोड़ा सा विशिष्ट होंगे, मुख्य होंगे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जिनसे परिवार का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, वो सारे करेक्टर क्या कहलाएंगे? जनरल। जनरल करेक्टर, जैसे परिवार में मैरिज रिलेशन, मैरिज होगी, या मैटिंग रिलेशनशिप होगी, संतानों का पालन पोषण होगा, एक घर में रह रहे होंगे, इस तरह की कोई बात होगी, और इकोनॉमिक प्रोविजंस और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो रही होगी। ऐसी चीज जो परिवार में होगी ही होगी, उनको क्या बोलेंगे? जनरल। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या हो जाएगा? स्पेशल या मेन करेक्टर। तो परिवार के लक्षणों को दो हिस्सों में बांटा है। जैसे एक लैंगिक संबंध होगा, संबंध स्थायी होगा, एक घर में रहते होंगे, उनका एक वंश, गोत्र या खानदान होगा, और वो अपने मेंबर्स की आर्थिक आवश्यकताएं या इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाइड करते हो। तो ये तो, इसके बिना तो परिवार होगा भी नहीं। जैसे बच्चा है, बच्चा कमा तो सकता नहीं, उसकी आर्थिक जरूरतें परिवार को ही पूरी करनी होगी। बुजुर्ग कमाएगा तो है नहीं, उसकी आर्थिक जरूरतें भी उसका परिवार बनाएगा। हाउस वाइफ्स कमाएंगी तो है नहीं, उनकी भी जरूरतें कौन पूरी करेगा? उनका परिवार। तो इकोनॉमिक नीड्स, आर्थिक आवश्यकताएं सेटिस्फाइड करता हो परिवार। तो ये सब क्या कहलाएंगे? जनरल कैरेक्टर। इसके अलावा जितने कैरेक्टर होंगे वो हो जाएंगे स्पेशल बोल दो, मेन बोल दो, विशिष्ट बोल दो, मुख्य बोल दो। तो सबसे पहला होगा यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। आप चाहे अमेरिका आ जाओ, आप चाहे अफ्रीका चले जाओ, या चाहे इंडिया आ जाओ, आपको परिवार नाम का इंस्टीट्यूट हर जगह मिलेगा कि नहीं? तो परिवार नाम का इंस्टीट्यूट आपको दुनिया की हर सोसाइटी में मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वो कैरेक्टर जो परिवार बनाते हैं।
अब अपन पढ़ रहे हैं परिवार के बारे में, समझ में। इससे पहले जो फैक्टर वो परिवार के बारे में नहीं पढ़े, वो कौन कौन सी चीजें जो परिवार बनाएंगे, तो वो हो गए जनरल कैरेक्टर। अब हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में, तो पहला कैरेक्टर होगा कि परिवार दुनिया की हर सोसाइटी में मिलेगा। वेस्टर्न सोसाइटी, ईस्टर्न सोसाइटी, चाइनीज, जापानीज, कहीं भी चले जाओ, तो परिवार अपने आप में कैसा होता है, यूनिवर्सल। उसमें एक लक्षण होता है यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। तो परिवार का पहला मुख्य लक्षण है कि उसमें होती है सार्वभौमिकता। इसका मतलब वो समाज के, मतलब वो विश्व के हर समाज में पाया जाता है। पहला स्पेशल कैरेक्टर समझ में आ गया, ये यूनिवर्सल है। दूसरा इमोशनल। क्या होता है, जो परिवार होता है उसका बेस होता है इमोशंस। चाहे आपके दुख हो, चाहे आपकी खुशियां हो, आप किस में बांटने की कोशिश करते हैं, परिवार। रिजल्ट आता है तो परिवार, जैसे अभी सेमिनार हुआ था तो आसिमा आई थी, मैंने पूछा था तुम्हारा रिजल्ट किसने देखा, बोले भाई ने। तो रिजल्ट देखा, उसने बताया नहीं, तो बोला हाँ दीदी रिजल्ट देख लिया है और तुम्हारा हो गया है। उसने बोला पोस्ट, बोले पोस्ट का क्या करना, तुम्हारा हो गया बस, तो मिठाई उठाई खिला दो। तो बार बार परेशान कर रहे, तो लग रहा है कि एकदम से सरप्राइज देंगे। आपने कई वीडियो देखोगे एकदम से किसी का आईआईटी निकल गया और मम्मी रोने लगी, ऐसा देखा होगा। ऐसे सब में होता है, यूपीएससी सब में। तो आप परिवार का जो आधार होता है वो होता है इमोशन। हम अपने सुख दुख खुशियां सब किसके साथ शेयर करते हैं, परिवार के साथ। ये इसका दूसरा करेक्टर है। तो परिवार का दूसरा करेक्टर है कि परिवार का जो बेस होता है वो होता है इमोशन। पहला करेक्टर क्या है, परिवार यूनिवर्सल है। दुनिया के हर एक समाज में आपको परिवार नाम का इंस्टीट्यूट, परिवार नाम की संस्था मिलेगी। दूसरा क्या है, इसका बेस होगा इमोशनल, भावनात्मक। तीसरा, जो परिवार होता है ये इनको सोशलाइज करता है, समाजीकरण करता है, व्यक्तित्व निर्माण करता है। तो परिवार का अगला लक्षण है कि परिवार अपने मेंबर्स में क्या डेवलप करता है, पर्सनैलिटी। जैसे ये लोग इसको सिखाएंगे कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, इसके बाद सारी चीजें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम सबकी पर्सनालिटी, हम सब के अंदर जो मूल्य है, वैल्यू एडिशन है, वो कौन करता है, परिवार। तो परिवार का लक्षण है कि अपने मेंबर्स की पर्सनालिटी डेवलप करता। तो पहला लक्षण है यूनिवर्सल है। दूसरा लक्षण है इसका आधार इमोशंस है। तीसरा है अपने अपने मेंबर्स की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का विकास करता। अगला, परिवार का अगला लक्षण है लिमिटेड साइज। तो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, हम दो हमारे दो, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो, पर जो परिवार होंगे वो 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे। ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जहां 25,000 लोग साथ में रहते हो। ऐसा कोई परिवार है? ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जहां 2 मिलियन लोग रहते हो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा समझ में आ रहा है? तो 20, 25, 50, 60 लिमिटेड ही होगा। ठीक है, तो परिवार का अगला लक्षण है कि परिवार का साइज क्या होता है, हमेशा लिमिटेड। ठीक है, 50 को भी लिमिटेड ही बोलोगे क्योंकि उसको भी टिप पर गिन सकते हो। अगर किसी के परिवार में 50 लोग हैं, नाम याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। मेरे दादाजी 2 भाई हैं, पर मेरे दादाजी के 6 लड़के 1 लड़की, और सबके 3 बच्चे गिन लो, तो 21 तो ये हो गए। 6 लड़का 1 लड़की 7, मैरिज हो गई तो 14, 3 बच्चे 42, और 7 3 21, ये हो गए। दादाजी के भाई के 4 लड़के 2 लड़की, 6 उनके हैं, उनके भी 3 गिन लो, तो 50-60 का परिवार है। पर है तो लिमिटेड, मुझे लगता है ये लिमिटेड है। तो परिवार का आकार, परिवार चाहे न्यूक्लियर हो, परिवार चाहे ज्वाइंट हो, परिवार का आकार लाखों में नहीं हो सकता, हजारों में नहीं हो सकता, करोड़ों में नहीं हो सकता। परिवार कुछ 10-50 में ही हो सकता है। ठीक है, आज हमें लगने लगा कि 10-20, पहले ज्वाइंट फैमिली नॉर्मल बात थी। गांव में देखो ना, सारे भाई साथ में रह रहे, दादाजी लोगों का बंटवारा तक नहीं होता था। तो पहले वो 20-30 वाला नॉर्मल है। तो परिवार का अगला लक्षण क्या है, सीमित आकार। तो परिवार असीमित होते हैं कि सीमित होते हैं? सीमित। ऐसा नहीं होता कि तुम अपने ही चाचा को भूल गए, इतना बड़ा परिवार नहीं होता। हाँ, देखिए देखिए से तो लग रहे हो, है ना, एल्बम खोल लिया, अच्छा ये तो चाचा है ना। तो अगला, अब देखो साइज लिमिटेड हो सकता है, पर जो ड्यूटीज होती है वो अनलिमिटेड। जैसे इस बच्ची को अगर बुखार होगा तो ये मम्मी अब रात भर जागेगी। तो साइज लिमिटेड है पर ड्यूटीज अनलिमिटेड है। आकार सीमित है पर दायित्व असीमित है। मम्मी पूरे दिन काम करेंगी और डॉक्टर ने कहा बच्चे को बहुत तेज बुखार है, गर्म वो पानी की पट्टियां रखनी है, फीवर बहुत ज्यादा, तो मम्मी दिन भर जागने के बाद रात में भी जागेंगी। छोटे बच्चे रात भर मम्मी, अब तो डायपर्स आने लगे, पहले तो डायपर नहीं आते थे, मम्मी बीच में उठ उठ के देखती थी बच्चा गीला तो नहीं है, कपड़े बदलती थी, है ना। तो डायपर्स वगैरह पहले नहीं चलते थे, गांव में भी हर कोई डायपर्स अभी यूज
नहीं कर रहा है, तो मम्मी केयर करती है, खाना खाया कि नहीं खाया। पापा भी अनलिमिटेड है, अपनी सारी इच्छाएं मार के पैसा आपको दे रहे। उन्होंने सोचा होगा कमाएंगे तो अय्यासी करेंगे, कहाँ कर रहे, पैसे तो हम खर्च कर रहे हैं ना। तो परिवार का आकार सीमित है, पर परिवार के लोगों के दायित्व असीमित है। तो परिवार में कौन कौन से लक्षण है जो स्पेशल है, यूनिवर्सल होता है। इसका आधार इमोशंस है, भावना है। तीसरा, ये अपने मेंबर्स के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता। अगला, परिवार का आकार पर इसकी ड्यूटीज अनलिमिटेड है। ठीक है, ये तो देखा ही होगा केजीएफ में, पानी भी भर रही रॉकी भाई को, यहाँ भी दावे हैं। तो और वो कहती रहती योद्धा, पता नहीं क्या क्या कहती है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होती है, माँ। तो अनलिमिटेड है ना, तो केजीएफ में तो लग रहा होगा अनलिमिटेड है। इसका अगला है सोसाइटी। देखो, जो तुम्हारी सोसाइटी का सेंट्रल पार्ट है ना, वो फैमिली है। जैसे अगर मैं एक सोसाइटी का मैप बनाऊं, समाज का, अगर मैं इसको मानता हूं ये सोसाइटी का सर्कल है, तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, संस्थाएं सोसाइटी के अंदर रहती हैं, इंस्टीट्यूट, संस्थाएं। अब ये वो इंस्टीट्यूट नहीं है कोचिंग वोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे रिलीजन इंस्टीट्यूट, ये सब इंस्टीट्यूट होते हैं। और इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक रहता है फैमिली। तो किसी भी समाज का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, परिवार। समाज बनता किससे है, परिवार से। तो किसी भी सोसाइटी का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, फैमिली। हर परिवार 8-10 परिवार 20 परिवार जहां रहने लगते वही तो समाज बन गया। इसका मतलब समाज बनता किससे है, परिवार से। तो अगली विशेषता है कि सोसाइटी का जो सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है, वो क्या होती है, फैमिली। और इसका मतलब जो भी सामाजिक नियम है, सोशल रूल्स है, या सामाजिक अनुशासन है, ये सब किसके द्वारा ही संभव हो सकता है, परिवार। समझो, क्या ऐसा कोई समाज सभ्य हो सकता है जिसके सारे परिवार असभ्य हों। ऐसा मोहल्ला अच्छा हो सकता है जिसमें सब लोग चोर हों, सब दारू पीते हों, सब जुआ खेलते हो। तो समाज का नियम किसके माध्यम से बन सकता है, परिवार। समाज में शांति, परिवार। जैसे पिताजी से हमें डर लगता है, तो हम घर में कोई उधम नहीं करेंगे, बाहर भी कोई उधम नहीं करेंगे, कि परिवार ने हमें डिसिप्लिन में रखा है। समाज के जो नियम है परिवार से सीख के आ गए। बड़ों की इज्जत करो, ये समाज सिखा रहा है। घर में पिताजी सिखा देते हैं, मम्मी सिखा देते हैं, पिताजी कूट के सिखा देते हैं, है ना, वैसे ही समझ में आ जाता है। मिक्सर ग्राइंडर से ज्यादा अच्छा कूटते हैं वो, है ना। अब समझो ध्यान से, इसका मतलब है समाज का सेंट्रल पार्ट भी है, और समाज के रूल्स और समाज का डिसिप्लिन भी किसकी वजह से संभव है। एक सभ्य और शांत समाज केवल सभ्य और शांत परिवार से बन सकता। ये बात समझ में आ गया। सभ्य समाज जैसा कुछ नहीं होता, सभ्य परिवार ही सभ्य समाज बन जाते हैं। आगे समझ, 10 परिवार जो बहुत अच्छे सिविलाइज्ड हैं, तो वही क्या होगी, बहुत अच्छी कॉलोनी है, ये तो बोलते हैं। बाकी अच्छी कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जहां अच्छे परिवार हैं वहीं अच्छी कॉलोनी है। तो सोसाइटी से 2 पॉइंट्स आपके ऐड हो गए। एक तो सोसाइटी का सेंट्रल पार्ट है, किसी भी समाज का केंद्रीय भाग है, और सोसाइटी का जो डिसिप्लिन है, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, वो किसकी वजह से फॉलो हो पाते हैं, परिवार। तो 2 लक्षण आपके समाज से होंगे। तो कौन कौन से कितने लक्षण हो गए, अच्छा नोट सबको मिल गए ना। तो पहला लक्षण क्या होगा, यूनिवर्सल है, दुनिया के हर एक सोसाइटी में परिवार रहेगा। दूसरा लक्षण, इमोशनल बेसिस, भावनात्मक आधार, सुख दुख सब कुछ किससे बांटा जाता है, परिवार। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा था, व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगला, अगला क्या है, लिमिटेड साइज पर ड्यूटीज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, दायित्व होंगे अनलिमिटेड। अगला क्या होगा, समाज का सेंट्रल पार्ट भी है, समाज का डिसिप्लिन भी बना के रखता है, सेंट्रल पार्ट भी है। और इसके बाद, अब पता नहीं ये पॉइंट नोट्स में लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा तो लिख सकते हो कि परिवार स्थायी भी होता है और परिवार अस्थायी भी होता है। परिवार स्थायी एवं अस्थायी दोनों नेचर का होता है। इसका मतलब समझते, मान लो एक महिला है, इस जिसका नाम है एक्स। अरे मतलब एक्स मतलब ये वाला एक्स, ई मत लगाओ, है ना। उन्हें पता चला कई लड़के रोने लगे, है ना। और इसका विवाह हो गया है वाई से। मैं क्रोमोसोम को लेकर पढ़ा रहा हूं, है ना।
लड़कों में कौन सा क्रोमोसोम होता है, वाई, लड़कियों में एक्स, तो वैसे ही है। तो इन दोनों का विवाह हुआ, क्या इन दोनों को परिवार कहा जा सकता है? कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? ऑगबर्न और निमकॉब। ऑगबर्न और निमकॉब कहता कि पति पत्नी अगर बिना बच्चों कोई भी रह रहे हैं तो वो परिवार, तो इनने परिवार बन गया। अब क्या इनका परिवार खत्म हो सकता है? तलाक हो गया तो परिवार, तो क्या परिवार टेम्पररी हो सकता है? एक पर्टिकुलर फैमिली की बात करेंगे तो वो टेम्पररी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? हो सकता है इनमें से किसी का निधन हो गया, हो सकता है कोई कल के दिन एसडीएम बन जाए तो चली जाए कुछ भी हो सकता है, ज्योति मौर्य। तो परिवार कई कारणों से समाप्त हो सकते हैं, मतलब परिवार अस्थायी प्रकृति का हो सकता है, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समाज बिना परिवार के हो जाए। मतलब समाज में परिवार नाम की संस्था, फैमिली नाम का इंस्टीट्यूट हमेशा रहेगा। ये दोनों चीजें समझ में आई? एक पर्टिकुलर परिवार खत्म हो सकता है, पर ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता जहां परिवार ना हो। तो परिवार हमेशा रहेंगे, तो ये उसका हो गया परमानेंट नेचर। पर एक पर्टिकुलर परिवार खत्म हो सकता है, ये हो जाएगा उसका टेम्परेरी नेचर। तो समाज में परिवार सदैव मिलेंगे, ये है स्थायी प्रकृति। और एक स्पेसिफिक कोई परिवार, विशेष परिवार खत्म हो सकता है, ये हो जाएगी अस्थायी प्रकृति। तो परिवार में, फैमिली में कितने तरह का नेचर है? दोनों। सोसाइटी में फैमिली हमेशा प्रिवेल करेगी, रहेगी, ये उसका परमानेंट नेचर है। और कोई स्पेसिफिक एक्स वाई की परिवार खत्म हो सकती है, ये टेम्पररी नेचर। तो परिवार का नेचर कैसा है? परमानेंट है कि टेम्पररी है कि दोनों है? किस सेंस में है? सोसाइटी में परिवार हमेशा रहेंगे, ये उसका स्थायी प्रकृति है। पर कोई एक विशिष्ट परिवार समाप्त हो सकता है, ये उसकी अस्थायी प्रकृति। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये मत समझना ये विरोधाभासी है। इस पॉइंट में तो दोनों लिख दिए। तो जब अपन एज अ होल पूरा सोसाइटी की बात करेंगे तो परमानेंट है, पर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की बात करेंगे तो टेम्पररी हो। तो ये हो गए हमारे परिवार की विशेषताएं। हमने क्वेश्चन दिया है, लिखना है, उसमें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन क्या क्या लिखे हैं। आपको क्वेश्चन दिए होंगे ना, जनरल कैरेक्टर पूछा होगा, मेन कैरेक्टर दिया होगा, सारी डेफिनेशन लिखना है, इनको सबको लिखना लिखा है। 11 मार्कर में भी कोई क्वेश्चन दिया है क्या? पूरा, तो पूरा 200 वर्ड्स में लिखना है। रजिस्टर मिल चुका है कोचिंग से? किसने किसने एडमिशन लिया और रजिस्टर देने से मैडमों ने मना कर दिया? देख लो, बिना एडमिशन का चाह रहे हो सब मिल जाए ऐसा कैसे होगा? और क्या, खर्चे तो हैं सब में। तो ये हो गया परिवार की विशेषता। अब हमें पढ़ना है परिवार के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है, तो सोशियोलॉजी में कमांड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? समझ पाओगे? याद कर पाओगे? अब हमें पढ़ना है परिवार के कार्य, फंक्शंस। तो दो तरह के फंक्शंस पढ़ना है, एक है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक कार्य। तो जो सभी परिवार कर रहे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल। और बाकी कुछ होंगे ट्रेडिशनल या जनरल सामान्य। तो कुछ कार्य तो करना ही है परिवार को, चाहे हो या ना हो। तो कुछ फंक्शंस हर परिवार को करना है, चाहे अनचाहे। उन फंक्शंस को बोलेंगे यूनिवर्सल फंक्शंस। और कुछ अलग से भी फंक्शंस अलग अलग परिवार दे सकते हैं, उसे कहते हैं जनरल फंक्शन। तो परिवार में कितने तरह के काम हो सकते हैं? दो। जो दुनिया का हर परिवार, अच्छा बुरा सब परिवार कराता होगा, वो होगा यूनिवर्सल फंक्शंस। और जो कुछ कार्य परिवार कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, वो क्या हो जाएंगे? जनरल फंक्शन। तो देखते हैं, यूनिवर्सल दो तरह के होंगे। अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो दो तरह के फंक्शंस। एक होगा बायोलॉजिकल फंक्शन, जैविक कार्य, और एक होगा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। तो परिवार के यूनिवर्सल सार्वभौमिक कार्य दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल और कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल। अब ये दोनों समझना है। क्या इंसान सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक जैविक प्राणी है? अरे वो जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है, ग्रोथ न्यूट्रिशन सब जैसे जानवरों में होता है, ऐसे इंसान में भी तो है ना। तो हम एक जैविक प्राणी भी है। तो इसके नाते इंसान अपनी सेक्सुअल नीड्स, लैंगिक आवश्यकताएं सेटिस्फाइड करता है। तो परिवार का एक यूनिवर्सल काम होता है बायोलॉजिकल, कि वो क्या करता है? लोगों की यौन आवश्यकताएं संतुष्ट कर। ये बायोलॉजिकल दुनिया के सभी परिवारों में ये हो रहा होगा।
ये जैविक कार्य ये जानवर भी कर रहे हैं, इसलिए इसको जैविक में रखा है। ठीक है, तो बायोलॉजी वो सेक्सुअल नीड्स तो जानवर भी सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये किस में आएगा। इसके बाद संतान की उत्पत्ति। अब मुझे बताओ, संतान केवल इंसान करता है कि जानवर भी पैदा करते हैं, तो प्रोक्रिएशन, तो इसलिए ये भी बायोलॉजिकल में आ जाएगा। और इसके बाद उनकी अपब्रिंगिंग, क्या जानवर अपब्रिंगिंग करते हैं, क्या चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, उनके लिए दाना लाती है, तो क्या ये तीनों काम केवल इंसान करता है कि दुनिया के सारे जानवर पक्षी करते हैं। तो दुनिया में जब हर कोई कर रहा है तो वो सब किस में आ जाना चाहिए, सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाइड करना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना। ये तीन काम दुनिया का हर जानवर भी करता है, और चूंकि ये जानवर भी करता है तो इसको जैविक कैटेगरी में डाल दो। दुनिया का जब हर जानवर करता होगा तो दुनिया का हर परिवार भी कर रहा होगा, तो यूनिवर्सल में तो आएगा, पर यूनिवर्सल में किस में आ जाएगा, ये समझ में आ गया। इसको यूनिवर्सल में क्यों रखा, इंसान तो छोड़ो छोड़ो, दुनिया का हर जानवर भी यही काम कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। और चूंकि जानवर भी कर रहा है तो इसको हम जैविक में रख देंगे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, अभी पढ़ा है कि सारे सुख दुख हम कहाँ शेयर करते हैं, ये दुनिया में हर करता है। बच्चा रोता है, मम्मी चुप करा लेती है, ऐसा होता है कि नहीं, बच्चा गिरा तुरंत उठा लिया, कोई नहीं घोड़ा कूदा, है ना, बचपन में अपन ऐसे तो बोलते थे। तो सारे सुख दुख वगैरह हम किसके साथ शेयर करते हैं, परिवार के साथ। तो ये होगा मनोवैज्ञानिक कार्य। तो ऐसे कितने फंक्शन है जो दुनिया के हर परिवार में मिलते हैं, दो। एक है जैविक कार्य जो दुनिया का हर परिवार करेगा, और एक होगा मनोवैज्ञानिक कार्य जो दुनिया का हर परिवार। बायोलॉजिकल में क्या आएंगे, तीन। यौन संबंध, सेक्सुअल नीड्स सेटिस्फाइड करना, बच्चों को पैदा करना, और बच्चों का पालन। ध्यान, ये मैकाइवर और पेज वाली डेफिनेशन, तीन चीजें तो उसी ने बोली, वो तीनों काम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में भी जैविक है, बायोलॉजिकल है। और दूसरा काम क्या होगा, मनोविज्ञान। तो ये यूनिवर्सल बता दोगे। तो परिवार के यूनिवर्सल काम कितने हैं, दो। तो अपन क्या कहेंगे, परिवार के काम होते हैं दो तरह के, सार्वभौमिक यूनिवर्सल और सामान्य। फिर यूनिवर्सल कितने तरह के होंगे, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कितने होंगे, तीन। यौन इच्छाओं की पूर्ति, सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाइड करना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना। अब अपन को पढ़ना है जनरल फंक्शन। तो यूनिवर्सल फंक्शंस याद हो जाएंगे, दो तरह के होंगे, जैविक और मनोवैज्ञानिक। तो परिवार के कार्य कितने तरह के, दो, यूनिवर्सल और जनरल। फिर यूनिवर्सल कितने तरह के, दो, कौन कौन, जैविक और बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल कार्य कितने तरह के, तीन, यौन संतुष्टि, बच्चे पैदा करना, उनका पालन। ये बात समझ में आया। डेली इनकी आंसर राइटिंग करोगे तो फ्रेम कर पाओगे, क्लियर। अब हमें पढ़ना जनरल फंक्शंस, ये बहुत सारे के होते हैं। जैसे पहला है इकोनॉमिक, आर्थिक। जैसे क्या परिवार ड्यूटीज बांट देता है कि कौन घर के काम करेगा और कौन बाहर कमा के लाएगा। तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर परिवार करता है कि चाचा ये करेंगे, पापा ये करेंगे, ताऊ का काम ये होगा, चाची ये करेंगी, चाचा ये करेंगे, है ना, इसके बाद भाभी ये करेंगी, इसके बाद ताई ये करेंगी। ऐसा घर में काम बटे होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन किस में आना चाहिए, इकोनॉमी में। तो क्या परिवार अपने मेंबर्स के बीच काम बांट देता है, तो ये किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक फंक्शन। तो परिवार का आर्थिक कार्य क्या होगा, ये अपने परिवार के सदस्यों में कार्यों का बंटवारा करता है, और कार्यों का बंटवारा एक इकोनॉमिक फंक्शन है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी, कोई कमाएगा कुछ करेगा। और प्लस क्या ये अपने मेंबर्स की इकोनॉमिक नीड्स भी पूरी कर देता है, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज, ये सब कौन कर रहा है, परिवार। तो पहला इकोनॉमिक फंक्शन होगा अपने मेंबर्स के श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका पहला इकोनॉमिक फंक्शन होगा। और दूसरा इकोनॉमिक फंक्शन होगा अपने मेंबर्स की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो हाउसवाइफ नहीं कमा रही उनको भी पैसे, जो बुजुर्ग नहीं कमा रहे उनकी दवाई के पैसे, और जो बच्चे नहीं कमा रहे उनकी पढ़ाई और इलाज का पैसा, ये सब कौन भर रहा है, परिवार। तो ये हो गया परिवार के इकोनॉमिक फंक्शन। तो परिवार के इकोनॉमिक फंक्शंस दो हैं, कार्यों का बंटवारा एक फंक्शन, और लोगों की जरूरतें पूरी करना दूसरा। तो परिवार के जनरल फंक्शन में पहला होगा इकोनॉमिक या आर्थिक। ये समझ में आ गया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, बस तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, बस इसलिए तुम्हें डर लग रहा होगा, हाय तो अब मचाए हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें नहीं पता, है ना। दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो दूसरा है सोशलाइजेशन।
सामाजिक फंक्शन। क्या परिवार हमें समाजीकरण, एक्चुअली क्या होता है, हमें समाज में रहने लायक बनाना, सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहलाता है। तो परिवार क्या हमारी परवरिश इस तरह से करता है कि हम समाज में रहने लायक बन जाएं, और इस परवरिश परवरिश को ही क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। क्या इसी सोशलाइजेशन की वजह से हम किसी मदद कर पाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ऐड देखा होगा, एक बच्चा भूखा रहता है तो क्लास के बाहर जाता है, पानी पीता है, के साथ पानी से पेट भर जाए, और फिर लौट के आता तो उसका टिफिन भरा मिलता है। ऐसा देखा कि नहीं? क्योंकि सारे बच्चे अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा, तो एक्चुअली ये उसकी अपब्रिंगिंग है, इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो जब हम समाज के नियम पहचानने लगे और हम सोशल वैल्यूज, समाज के मूल अपने अंदर धारण कर ले। आपका समाज चाहता है कि आप हमेशा सच बोलो, तो ट्रुथ आपके समाज का एक वैल्यू है। समाज चाहता है आप हमेशा नॉन वायलेंस, अहिंसा पे चलो, तो नॉन वायलेंस आपके समाज का वैल्यू है। और ये सारे वैल्यूज कौन दे रहा? परिवार। तो ये परिवार का कैसा फंक्शन होगा? सोशल। समाज के नियम कौन सिखा रहा? परिवार। समाज क्या चाहता? बड़ों का अपमान करो, डिसरिस्पेक्ट करो या सम्मान करो। समाज का नियम कौन सिखा रहा? परिवार सिखाता है। समाज के मूल्य आपके अंदर कौन डाल रहा? परिवार। तो ये परिवार का कैसा फंक्शन होगा? सोशल। आपके अंदर सोशल वैल्यूज डाल दिए, आपको सोशल रूल से इंट्रोड्यूस करा दिया, आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग या सोशलाइजेशन कर दिया। ये परिवार का कैसा काम होगा? सामाजिक। ये समझ में आ गया? जो जो समाज चाहता है वो कौन सिखा रहा है? आपका परिवार। ये हो गया परिवार का सामाजिक काम। तो परिवार का पहला काम क्या होगा? इकोनॉमिक। कितने तरह के इकोनॉमिक होंगे? दो। इकोनॉमिक कौन कौन से फंक्शंस होंगे? दो। एक तो परिवार के मेंबर में काम बांटना और परिवार के मेंबर की जरूरतें। इसके बाद सोशल फंक्शंस भी होता है। क्या ये हमारा अच्छे से समाजीकरण, समाजीकरण मतलब समाज के नियमों से इंट्रोड्यूस कराना। बच्चे को थोड़ी पता, वो तो मोबाइल भी लेके पानी में फेंक देता है। बच्चों को पता है मोबाइल कैसे हैंडल करना है ना? कितने मोबाइल आपके घर में बच्चों ने तोड़ दिए होंगे, लैपटॉप भी तोड़ देगा, उसे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सब ऐसा ही है। पापा पापा, मुझे लग रहा है यही लैपटॉप हमारा दुश्मन है, यही है जो पापा को बिजी रखता है, उसने उठा के फेंक दिया, बोले पापा गया, है ना? तो बच्चों को कैसे बिहेव करना है, समाज में कैसे रहना, ये कौन सिखाता है? परिवार। ये परिवार का होगा सामाजिक कार्य। इसका तीसरा काम, तीसरा है कल्चर। क्या हमारे कल्चर में भाई की ड्यूटी होती है बहन की रक्षा करना? रक्षाबंधन का त्यौहार है। क्या बड़ों की रिस्पेक्ट करना हमारे कल्चर का पार्ट है? तो समाज छोड़ो, कल्चर भी एक पार्ट होता है, कल्चर। और इस कल्चर को कौन सिखाता है? परिवार। तो हमारे कल्चर से हमें कौन परिचय कराता है? तो हमारा परिवार। तो हमारी संस्कृति हमें कौन सौंपता है? हमारा परिवार। बच्चा छोटा होता है, दादा पापा चाचा, उसे अपने कल्चर, कल्चर मतलब क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कौन से त्योहार मनाएगा, ये सब किसका पार्ट होते हैं? कल्चर के। तो ये सारे कल्चरल एलिमेंट किसी बच्चे को कौन सिखा रहा? परिवार। तो संस्कृति हमें ट्रांसफर कौन करेगा? परिवार। ये बात समझ में आ गई? ये होगा परिवार का कल्चरल फंक्शन। तो क्या परिवार हमें समाज के नियम सिखाता है? ये उसका सामाजिक कार्य है। क्या परिवार हमें हमारा कल्चर सिखाता है? परिवार सिखाता है हमारे कल्चर में बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, नारियों का सम्मान करना है। क्या वो सिखाता है कि हमारा पहनावा, भारतीय पहनावा क्या होना चाहिए? पूजा पाठ जैसी होती तुम अलग ड्रेस में दिखने लगते हो कि तुम्हें अपना कल्चर पता है। ऐसा होता है कि नहीं? कंदन वंदन कुर्ता पजामा कुछ अलग ही दिखने, कई तो पहचान में नहीं आते, यही था वो पॉम्पी सा लड़का, है ना? तो कल्चर कौन सिखा रहा है? ये सब परिवार सिखाता है। तो ये कल्चर से जो सिखाना है वो परिवार का सांस्कृतिक कार्य है। तो परिवार के कितने जनरल फंक्शन हो गए? आर्थिक, इकोनॉमिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा कल्चरल। अगला है रिलीजियस। क्या आपके धर्म से आपका परिवार परिचय कराता है? क्या मंदिर में पहुंचते ही मम्मी कहती हाथ जोड़ लो, इसके बाद घंटी बजानी है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? इसके बाद आरती दीपक करना है, ऐसे लेके ऐसे, कौन सिखाता है? तो सारे रिलीजियस एलिमेंट, सारे धार्मिक तत्व किसने सिखाए? परिवार ने। पड़ोसी कभी अच्छी चीज नहीं सिखाते, ये चीज याद रखना। जितनी भी गलत चीजें सिखाई होंगी, या तो तुम्हें कोई एक ऐसा दोस्त जरूर तुम्हारे जीवन में आया होगा। कई लोग कहते हैं मैं ही वो दोस्त हूं, मेरे जीवन में क्या आया होगा? तो जितनी गलत चीजें वो आपके साथ वाले ने सिखाई होगी। और कई लोग कहते हैं मैं ही वो साथ वाला हूं, है ना? वो बात अलग है। पर रिलीजन से, आपके धर्म से आपका परिचय कौन कराता है? राम जी कौन थे, कृष्ण कौन थे, अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो ईसा मसीह जी कौन थे, पैगंबर कौन थे,
मूसा, अली, ये सब आपका परिवार ही आपको सिखाता है। जैसे आज मुहर्रम है, तो जो मुस्लिम फैमिली होगी उनका परिवार मुहर्रम सिखाएगा कि भाई आज मुहर्रम होगा, अलाव होगा, ना आपको 2-3 चाबुक निपटाने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, नौ दुर्गा में भी तो लगाते, ऐसा मजाक नहीं, नौ दुर्गा में भी तो आर पार भाला निकालते हैं, हाँ या नहीं? कैसी बात कर रहे हो? तो अपने नौ दुर्गा में भी देखो, गांव में जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाला निकाल लिए हो, तो अगर उनका मजाक उड़ा रहे हो तो पहले अपना भी देखो कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। और देवी का चमत्कार, तो ऐसे चमत्कार करना ही का है? अरे चमत्कार करना तो किसी की बाईपास सर्जरी करवा दो, चमत्कार करना किसका लिवर ट्रांसप्लांट करवा दो। ये चमत्कार कौन सा कि यहां से लेकर यहां तक लोहा निकाल देंगे और बाद में भर जाएगा? तो गड्ढा करना ही का है। तो मुझे आज तक वो लॉजिक समझ में नहीं आया। फिर भी हमारे धर्म का पाठ है, तो पूजा, आरती, ये सब कौन सिखाता है? हमारा परिवार। अब समझो, तो आइए कौन सा फंक्शन होगा परिवार का? धार्मिक। तो परिवार के जनरल फंक्शंस में क्या क्या आ जाएंगे? परिवार के जनरल फंक्शन में ये हम आर्थिक कार्य, काम का बंटवारा और हमारी आर्थिक जरूरतें, समाज के नियमों से परिचित कराना, हमारे अंदर सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज अपन पढ़ेंगे, टॉपिक ही है सोशल वैल्यूज। लोगों का सहयोग करना समाज का एक मूल्य है, जो समाज तभी काम करेगा जब हम कोऑपरेट करेंगे। तो सोशल फंक्शंस भी हैं। इसके बाद कल्चरल फंक्शंस भी, कल्चर भी हमें सिखाता है। रिलीजियस फंक्शंस भी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे परिवार के काम। तो परिवार के काम कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? दो, सार्वभौमिक और यूनिवर्सल। फिर कितने तरह के? कौन कौन? बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, जैविक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। फिर जैविक काम कितने तरह के? यौन संतुष्टि, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण। मनोवैज्ञानिक काम मतलब सुख दुख को शेयर करना, साझा करना। जनरल फंक्शंस में क्या क्या हो गया? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस मतलब संस्कृति सिखाता है, समाज के नियम सिखाता है, धर्म सिखाता है, और आर्थिक कामों का बंटवारा करता है। ये हो गए परिवार के काम। तो क्या परिवार के काम में 2 पेज भरे जा सकते हैं? भरे जा सकते हैं। मुझे नहीं पता था, फंक्शंस तक पढ़ा दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन डाल देता। फिर भी पर्याप्त क्वेश्चन है, आज टाइम पास हो जाएगा पूरा। कितने क्वेश्चन है? अरे टोटल कितने क्वेश्चन सीट में मिल गए? कितने क्वेश्चन है टोटल? 27। टोटल 27 है ना? तो बस डेली 25-30 क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लगता है आंसर राइटिंग सुधर जाएगी? हर एक टॉपिक की आंसर। बच्चा कहता हमें टेस्ट सीरीज करना है, मैंने कहा 6.0 टेस्ट सीरीज से अच्छी है। पहले दिन भर पढ़ो और उसी को फिर रात को एक एक टॉपिक को लिखो। आपको डेली थोड़ा पढ़ना है, उसको लिखना है। टेस्ट में थोड़ी इतना एक एक पॉइंट लिखवाया जाएगा। तो बच्चों को बोले नहीं नहीं सर हम पढ़ चुके हैं, हमें टेस्ट सीरीज बताओ। अब बच्चों को समझा रहे हैं कि भैया इससे अच्छा कोई बैच ना कभी आया था, पर इससे अच्छा बैच आएगा। हाँ, क्योंकि हर बार हमने कुछ ना कुछ हर बैच में एक्स्ट्रा ही दिया है ना। तो वही है, तो आपको ये 27 क्वेश्चन, बस फायदा उसको होगा ये जो जाके लिखेगा। तो हम यहीं तक सीमित है, पेपर देने तक हम सीमित हैं। अब हम हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकते, ये कार्य आप तक है। तो बस ये फायदा वही है जो 27 क्वेश्चन लिख जाएगा, और डेली 25, 30, 20 ऐसे क्वेश्चन लिखेगा। उसके बहुत क्वेश्चन जिनको हायर किया था उनने कहा सर डेली इतने लिखवाने हैं कि हाँ, बोले वो आईएएस निकाले, हम कछु निकाले, तुम इतने करवाओ पहले, है ना। तो क्वेश्चन दिए तो मैंने उनसे मॉडल आंसर बनवाए थे, है ना। और मतलब इंदौर में लोगों को एक भ्रम है कि हमें बहुत कुछ आता है। एक चीज देखना, जिनने 4-5 साल तैयारी कर ली उनके अंदर पता नहीं कौन सा भ्रम बैठ चुका है कि हमने 5 अटेम्प्ट दे दिया, अब हमें सब कुछ आता है। और सच में तुम कोबर ढंग से पूछो तो नहीं बता पाएंगे। ढंग से पूछ लो, अगर तुम हिमालय की ओरिजिन पूछ लोगे तो नहीं बता पाओगे, और किसी का टाइम पीरियड पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। नहीं हो तो आज चले जाओ मार्केट में, और जिन्हें 4-5 महीने दे दिए वो नहीं बता पाएंगे। तो पहली चीज तो इतना हम्बल होना चाहिए हमें कि सर हमारा नहीं हुआ मतलब कमी है, अब हम आपके पास आए, आप बता दो। तो पता नहीं ईगो, कोई ईगो लिए तो नहीं बैठा है? नहीं बैठा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो सर आए थे, सर हैं, उन्हें भी लग रहा था अरे सर ऐसा। तो मैंने कहा गारंटी से जो मैं पेपर दे रहा हूँ आपसे अच्छा बच्चा बता देगा। मैंने उन्हें चैलेंज किया, नाक मत कटवा देना। मैंने उन्हें चैलेंज किया है कि आपने चाहे जितना लिखा हो, जितने मेंस दिए हो, पर जो बच्चा लिखेगा उतना अच्छा आप नहीं बता पाओगे। जितना कोबर का जियो सिंक्लाइन थ्योरी, वो बता देंगे कि भाई ये जियो सिंक्लाइन है, क्रेटोजन खिसक जाता, दबाव पड़ता, पहाड़ बन जाता, वो पूरा बता देंगे। सच में उन्होंने पूरा कोबर लिखा, जियो सिंक्लाइन लिखा ही नहीं।
कहने का मतलब है। तो मैंने दावा किया है, बोले देखते हैं। अब मेरा उनका चैलेंज चल चुका है, अब वो कल आएंगे, तुम लोग नाक मत कटवाना। मैंने कहा आपसे अच्छा बच्चा बताएगा, ये बोला है कि भैया क्लास में बच्चे ने पढ़ा, वो आपसे अच्छा बताएगा। बच्चा नाक ना कटवा दे। कटवाओगे नाक क्या? लिख के लाओगे सब लोग? हाँ, तो चैलेंज दिया मैंने, उन्हें 4-5 मेंस लिखे हैं, तो मैंने चैलेंज किया, चाहे आपने जितने लिखे हो, ये चाहे पहले दिन से बैठो आगे रहेंगे। अब हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार। तो हमने क्या पढ़ लिया? फैमिली की डेफिनेशंस पढ़ ली सारी, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं, इसके बाद फैमिली के फंक्शंस, 3 चीजें पढ़ ली हैं। कल जितना टेस्ट होगा उसमें फंक्शन फंक्शन जोड़ देंगे। अब हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार। पहला पढ़ना है साइज के बेस पर, आकार के आधार पर। तो अपन को कई बेस पर टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला जो आधार होगा वो होगा आकार के आधार पर। साइज के बेस पर फैमिलीज कितने तरह की होगी? 3। अगर हम दो हमारे 1.5-2 हैं, है ना, अरे छोटे छोटे से हैं 1.5-2, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर फैमिली। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या कहलाएगा? नाभिकीय परिवार। अगर थोड़े से ज्यादा हैं, मतलब लालू टाइप का परिवार, हम दो हमारे ढेर भर से, है ना, तो वो होगा एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। और अगर 3 जनरेशन कम से कम साथ में रहती है, एक कहाँ गई जनरेशन? ही गायब हो गई, पूरी की पूरी जनरेशन गायब। ये दिख रही है फर्स्ट जनरेशन, ये दिख रहे हैं सेकंड जनरेशन, इकलौती रह गई है। तो अगर 3 पीढ़ी कम से कम साथ में रहती है तो वो क्या कहलाएगी? ज्वाइंट फैमिली। तो साइज के बेस पर फैमिलीज कितने तरह की होगी? 3। अगर हम दो हमारे 2 टाइप का कॉन्सेप्ट है तो वो हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, पर पापा भी रहते हैं साथ में, चाचा भी रहते हैं, मतलब 2-3 कपल साथ में रहते हैं, तो वो हो जाएगा एक्सटेंडेड फैमिली। और अगर 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन साथ में, मतलब पापा चाचा के साथ दादा भी रहते हैं, तो वो कहलाएगी ज्वाइंट फैमिली। तो साइज के बेस पर परिवार कितने तरह के होंगे? 3। कम सदस्य न्यूक्लियर फैमिली, ज्यादा सदस्य एक्सटेंडेड फैमिली, 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन ज्वाइंट फैमिली। तो पहला टाइप समझ में आ गया, आकार के आधार पर परिवार कितने तरह के? 3। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं रिलेशन, रिलेशन के बेस पर। तो 2 ही तरह के रिलेशन होते हैं, नोट्स में थोड़ा सही कर लेना। जो रक्त संबंध है उसमें ब्लड रिलेशन काट के आप कर दो कंसेंगिबल। सेंगवी मतलब होता है खून, जहां भी आपको सेंगवी मिल जाए मतलब आपको खून। जैसे मच्छर क्या है? सेंगवीवोरस, खून पीने वाला। तो ये लिखा कॉन्सेंग्विनल। कॉन्सेंग्विनल मतलब ऐसा परिवार जो ब्लड रिलेशन के आधार पर रह रहा है। जैसे आपका और आपके परिवार का, आपका और आपके पिता का रिलेशन कैसा होगा? तो परिवार का रिलेशन 2 टाइप से, रिलेशन के बेस पर 2 टाइप के। या तो ब्लड रिलेशन होगा, जैसे अगर आप अपने पापा जी के साथ रहते हो तो पापा जी आपके बीच में रिलेशन कैसा होगा? ब्लड रिलेशन, उसी को कहते हैं कॉन्सेंग्विनल रिलेशन। और इसी में गोद लेना, एडॉप्शन भी ब्लड रिलेशन में ही आता है, समझ लेना। जो एडॉप्शन होता है, गोद लेना होता है, वो किसमें माना जाएगा? ब्लड रिलेशन। तो सच में अगर आपका ही खून है तो भी ब्लड रिलेशन में आएगा, गोद ले लिया है तो भी ब्लड रिलेशन में आएगा। तो रिलेशन के बेस पर परिवार 2 प्रकार। पहला हो सकता है ब्लड रिलेशन के रूप में बना परिवार, जैसे आप, आपके पिताजी और दादाजी, इन तीनों में कैसा रिलेशन होगा? ब्लड रिलेशन। तो हिंदी में कहेंगे रक्त संबंधी परिवार, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेंग्विनल। तो उसमें ब्लड को काट के कॉन्सेंग्विनल लिखना, क्योंकि यही सोशियोलॉजी में टर्म चलता है। दूसरा होगा कॉन्जुगस। जैसे ये परिवार कैसा दिख रहा है तुम्हें? मैरिज वाला दिख रहा है कि ब्लड वाला दिख रहा है? ब्लड वाला। ये वाला रिलेशन कैसा दिख रहा है? मैरिज वाला। मैरिज वाला है कॉन्जुगस। तो दूसरा जो परिवार हो सकता है वो वैवाहिक संबंध वाला। तो संबंधों के आधार पर परिवार कितने तरह के हो सकते हैं? 2। या तो परिवार ब्लड रिलेशन से बनेगा, रक्त संबंध से, या परिवार मैरिज रिलेशन से बनेगा, विवाहिक संबंध से। रक्त संबंध को कॉन्जुगिन वो कंसेंग्विनल बोलते हैं और विवाह संबंध को कॉन्जुगस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आकार के आधार पर फैमिलीज कितने तरह की होंगी? छोटा सा न्यूक्लियर, बड़ा 3 जनरेशन, याद होता जा रहा है। अच्छा, किसको 100% याद हो जाता है कि सर हम घर में बस रिवाइज करते हैं, याद सब हो जाता है? ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ याद कर रहे हैं?
जैसे अभी मैंने परिवार की विशेषताएं पढ़ाई, याद हो गई। परिवार के काम पढ़ाए, याद हो गए। परिवार का आकार के आधार पर टाइप पढ़ाया, याद हो गया। संबंध के आधार में परिवार कितने तरह के, दो। या तो ब्लड रिलेशन पे संबंध पर बना हुआ परिवार होगा, या विवाह। जैसे पति पत्नी रह रहे हैं तो पति पत्नी का परिवार कैसा होगा, कॉन्जुगस, वैवाहिक संबंधी परिवार। और पिता पुत्र रह रहे हैं तो कैसा परिवार होगा। तो रिलेशन के बेस पर परिवार कितने तरह के याद हो जाएंगे, साइज के बेस पर। तीसरा है अथॉरिटी, पावर, सत्ता। तो सत्ता, शक्ति, प्राधिकार, इन सब के आधार पर परिवार भी देखते हैं। जैसे आपने गौतमी पुत्र सत्कर्णी सुना था, वो कैसा है, मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, पक्का। वही तो पूछ रहे, पैट्रियार्कल है कि मैट्रियार्कल है। सातवाहन डायनेस्टी कैसी है। कितने लोग कहते हैं कि पितृ सत्तात्मक है, कितने लोग कहते हैं मात्र सत्तात्मक है। कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं मामा सत्तात्मक तो नहीं। अरे कहने का मतलब है, नाम रखने से क्या होता, बन तो राजा लड़का ही रहा ना, तो मैट्रियार्कल हो कैसे सकती। अरे माम मम्मी का नाम रखने से थोड़ी पावर मम्मी के पास ले, राजा तो लड़का ही बन रहा ना। ये बात समझ में आ गई। तो वो मैट्रियार्कल नहीं है, वो मैट्रिलीनियल है, मात्र वंशीय है। जब सरनेम में मम्मी का नाम लिखने लगो तो मात्र वंशीय। अपन बात करें अथॉरिटी, तो ऐसा कोई परिवार जिसमें पति की चल रही हो, दिन भर पत्नी पे ऑर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी पावर किसके पास हो, पति के पास, तो ऐसा परिवार कहलाएगा पितृ सत्तात्मक परिवार, पेट्रीआर्कल फैमिली। अब ऐसा मिलता नहीं है, तो आजकल की लड़कियां सुनती नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़कियां टॉलरेट करेंगी। करोगे डोमेस्टिक वायलेंस। रक्षाबंधन मूवी आई थी, उसमें अक्षय कुमार की बहन ने सुसाइड कर लिया था, देखी थी मूवी। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती हैं, उल्टा पति पर केस कर सकती हैं। बोले यस। तो हाँ, तो अथॉरिटी के बेस पर परिवार दो तरह के हो सकते। अगर पुरुष के हाथ में सत्ता होगी तो वो क्या हो जाएगा, पेट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया की ज्यादातर सोसाइटी कैसी है, तुम्हें ऐसा लगता है तो दो तीन मिसकंसेप्शन, तुम्हें लगता है पापा मम्मी से बहुत डरते हैं तो ऐसा लगता है मैट्रियार्कल है, नहीं। जो भी इकोनॉमिक या इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, जैसे जमीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, पापा ही करते हैं। समझो इस बात को। कभी मम्मी नहीं जाती कि ये रियल एस्टेट डीलर से मिल रही है और वो जाके खेत की नपाई कर रहे हैं, सब पापा ही करते हैं। तो जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो पापा के पास है। बस मम्मी से डरने का नाटक करते हैं कि घर में कलेश ना हो, बाकी और कुछ है नहीं, सीधे सीधी बात है, बिल्कुल। और जितना ज्यादा डरने की एक्टिंग करोगे उतना सुकून है। सीधे तो डरता कोई नहीं, क्योंकि जिसके पास जो भी इंडिपेंडेंट होगा, अगर पति कमा रहा तो वो डरेगा क्यों, और पत्नी नहीं कमा रही वो डरा कैसे सकती है। तो अगर पति ऑफिस से आ रहा और डर रहा है, मतलब वो बहुत अच्छा एक्टर है, बिल्कुल। और क्या, जीजा जी को मैं देखता हूँ वो कपड़े भी पूछते हैं कि आज मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊं। मैं कहा जीजा जी यार ये तो ज्यादा हो गया। बोले बेटा यही सुखी जीवन के लक्षण है। तो वो परिवार पेट्रियार्कल ही है, क्योंकि पूरी अथॉरिटी किसके पास है, मेल के पास है। तो भारत के ज्यादातर परिवार कैसे होंगे, पितृसत्तात्मक। और अगर अथॉरिटी महिला के पास है तो ये क्या हो जाएगा, मात्र सत्ता। तो अथॉरिटी के बेस पर फैमिली कितने तरह की हो सकती हैं, कौन कौन, पेट्रियार्कल और, तो साइज के बेस पर फैमिली कितने तरह की, कौन कौन सी, बिल्कुल सही। इसके बाद रिलेशन के बेस पर परिवार, या तो परिवार बना होगा ब्लड रिलेशन, मतलब कौन सेंग्विनल, रक्त संबंधी, या बना होगा मैरिज पे, मैरिटल अलायंस के बेस पे, तो वो हो जाएगा कॉन्जुगस। यहां तक याद हो गया। तो मैकाइवर पेज ने कैसे डिफाइन किया परिवार को, जल्दी से बता दो। तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग, यौन संतुष्टि, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। अगर कोई ग्रुप कर रहा है तो वो परिवार है। फेयर चाइल्ड ने क्या बोला, एक या एक से ज्यादा पुरुष, एक या एक से ज्यादा महिला के साथ जब सेक्सुअल नीड्स, अपब्रिंगिंग, प्रोक्रिएशन सब करता है तो वो भी एक
परिवार है। बर्जेस लॉक थॉमस ने क्या कहा? 3 आधार, ब्लड, एडॉप्शन और मैरिज, रक्त, गोद और विवाह के आधार पर बना हुआ परिवार अगर एक घर के नीचे रह रहा है और अपने अपनी सामाजिक भूमिकाएं अच्छे से निभा रहा है और एक कॉमन कल्चर फॉलो करता है तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? परिवार। ऑगबर्न और निमकॉप क्या कहते थे? 4 तरह के ग्रुप, पति पत्नी और बच्चे, पति और पत्नी, कोई पुरुष अपने बच्चों के साथ या कोई महिला। मजूमदार और मदान क्या कहते हैं? एक घर में हो, ब्लड या कोई एडॉप्शन वगैरह हो, पर उनमें पारिवारिक अवेयरनेस हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? परिवार। परिवार में कितने तरह की कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण होते हैं? कौन कौन? एक होता है यूनिवर्सल, जिसके बिना परिवार बन नहीं सकता, और एक हो सकता है मतलब एक होता है स्पेशल या मैन। तो यूनिवर्सल या जनरल कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी, रिलेशंस स्थायी होंगे, बच्चों को पालन पोषण करेंगे और इकोनॉमिक प्रोविजन एक घर में रहेंगे। जनरल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? यूनिवर्सल है, दुनिया के हर समाज में परिवार मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इमोशनल बेसिस होंगे, लिमिटेड साइज होंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सीमित आकार असीमित दायित्व, समाज का सेंट्रल पार्ट भी है और समाज के नियम को बना के रखता भी है, ये कैरेक्टर हो जाएंगे। इसके बाद परिवार के फंक्शंस कितने तरह के? जो दुनिया का हर परिवार करता है वो क्या होगा? यूनिवर्सल। और बाकी जो फंक्शन होंगे वो जनरल। यूनिवर्सल फंक्शंस कितने तरह के? बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, जैविक और मनोवैज्ञानिक। जैविक कार्य कितने तरह के? 3, और मनोवैज्ञानिक सुख दुख। जनरल फंक्शन में आर्थिक कार्य होगा, आर्थिक कार्य में परिवार क्या करता है? श्रम का विभाजन और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक फंक्शन में हमें सोशलाइज करता है, समाज के नियम सिखाता है, सोशल वैल्यूज डालता है। कल्चरल में क्या होता है? कल्चर सिखाता है। रिलीजियस में रिलीजन के एलिमेंट सिखाता है, प्रार्थना नमाज जो भी है सब सिखाता है। इसके बाद परिवार के टाइप, साइज के बेस पर 3, छोटा परिवार, सुखी परिवार नहीं, नाभिकीय परिवार, नारा स्लोगन थोड़ी बोल रहे, न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा, अगर बड़ा परिवार तो, और 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन हो तो। इसके बाद संबंधों के आधार पर परिवार कितने तरह के? 2, कॉन्सेंग्विनल और कॉन्जुगस, रक्त संबंधी। और तो फिर गोद वाला कहां जाएगा? रक्त संबंधी, गोद वाला भी कॉन्सेंग्विनल में ही जाएगा। और अथॉरिटी के बेस में कितने तरह के? कौन कौन? पैट्रियार्कल और। ठीक, आज के लिए इतना काफी है, कल परिवार वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इनको और लिखना है ना, तो समझ में आएगा हमें कितना समझ में आ रहा है। नोट्स सबके आ चुके हैं, जिस चीज को नहीं मिले ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है अपना नोट कार्ड दिखा के, है ना।